बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाला गफ़ार। नाजरीन, नए साल का आगाज़ हो चुका है और नए साल के आगाज़ पर जब हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, वहीं पर हम चाहते हैं कि आप एक अहद अपने आप से भी करें और ये अहद होगा आपकी सेहत को बेहतर करने के हवाले से तमाम कोशिशें करने की। और इन कोशिशों में हम देंगे आपका साथ, आपको बहुत सारी हेल्थ टिप्स देकर। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द नंबर्स आर 0519212643, 0519212644। और इस सफ़र में हमारा साथ देते हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बेहद मसरूफ़ होने के बावजूद हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी और नाजरीन को भी बहुत बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक सर। जी। मैं चाहती हूँ कि आज हम आगाज़ ही नए साल के साथ करें कि नए साल के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नए साल के साथ आई थिंक आज सबको एक, जैसे आप पहले बात कर रही थी, कि ऐड करना चाहिए कि हमने अपनी सेहत का ध्यान करना है। हमने सेहतमंद खुराक खानी है जिसमें सादा खुराक शामिल है, सब्ज़ी और सलाद का है। रोज़ाना वर्जिश करनी है, आधा घंटा घंटा वॉक करनी है, पैदल चलना है, सिगरेट नोशी तरक कर देनी है, वेट अपना हमने कम करना है, टेंशनें अपनी कम करनी है, नींद अपनी पूरी करनी है। और जो हमारी फैमिली है जिसका बोझ हमारे कंधों पे होता है और हम अपनी फैमिली के लिए मेहनत करते हैं, रोज़ी कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं, उनकी खातर अपनी सेहत और अपने दिल को हमने सेहतमंद रखना है। और बड़े सस्ते तरीके से बग़ैर किसी खर्च के हम उसे सेहतमंद रख सकते हैं। जो टिप्स बताई हुई हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, खुराक का ध्यान करें, वेट को न बढ़ने दें, सिगरेट नोशी तरक कर दें, अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करके रखें, दवाई अपनी बाकायदगी पे खाएं, टेस्ट अपने बाकायदगी से करें और जो नंबर्स हैं वो याद रखें ताकि वो नंबर्स जो है वो आपके उस नंबर्स के अंदर अंदर रहे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत ठीक रहेगी। नंबर्स भी सर एक दफ़ा दोबारा बता दीजिए जी जी, ताकि उसमें आवाम यह है की कि आसानी आपका हो ब्लड जाए। प्रेशर 140/90 से ऊपर ना जाए, शुगर आपकी सुबह की फास्टिंग 120 से ऊपर ना जाए और शाम वाली शुगर खाने से पहले 160 से ऊपर ना जाए, BMI आपका जो है 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल अपना 150 से नहीं जाना चाहिए और LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे रहना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपने ऐसे रखनी है तो इंशाल्लाह आपकी सेहत ठीक रहेगी। मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे मरीज़ जो साल से मेरे पास आ रहे हैं, पिछले 30-35-40 साल से मेरे पास आ रहे हैं, और वो मरीज़ जो डिसिप्लिन्ड हैं और अपनी दवाई बाकायदगी से खाते हैं, ध्यान करते हैं अपनी खुराक का और जो एहतियात बताई है उसको फॉलो करते हैं, वो अभी तक सेहतमंद है, फर्स्ट क्लास। और उसमें से कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं कि जिन्हें हमने एंजियोप्लास्टी एडवाइस की हुई थी, जिनको हमने बाईपास एडवाइस किया हुआ था, और बाईपास ऐसा एडवाइस किया हुआ था कि इमरजेंसी थी, अर्जेंट थी, अच्छा। लेकिन उन्होंने अपने डिसिप्लिन से सही टाइम पे बाकायदी से दवाई खा के एहतियातें करके अब तक बगैर बाईपास के वो ठीक चल रहे हैं। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप नहीं दिल मान रहा, आप जहन आपका नहीं मान रहा, आप डरते हैं किसी प्रोसीजर से और नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट अपनी दवाइयाँ आप बाकायदगी से खाएं और एहतियात है वो बाकायदगी से करें। और जो आपको बताया कि वज़नी चीज़ नहीं उठाना, चढ़ाई नहीं चढ़नी, जहाँ पे दर्द हो वहाँ पे रुक जाना है, ये सारी चीज़ जब करते हैं तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं या बुरे असरात जो आपकी नालियाँ बंद होने की वजह से उससे आप बच सकते हैं। तो सर कितनी देर करनी चाहिए ये जो वॉक है, एक्सरसाइज है, दिन में कितनी देर करनी चाहिए और हफ्ते में कितनी बार करनी चाहिए, ये भी ज़रा बता जी, दीजिए। मिनिमम जो है वो कम से कम आधा घंटा 30 अच्छा। मिनट जो है वो आप हफ्ते में 5 दिन करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और उसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जी कि आप एटलीस्ट बाकायदगी से उठें और जहाँ आपको मौका मिले सुबह या शाम, या कई दफ़ा आप मसरूफ़ होते हैं, आप काम में मसरूफ़ होते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, तो काम के दौरान कहीं अगर काम के लिए निकलते हैं तो एटलीस्ट पैदल चले और आपकी एक्सरसाइज हो जाए। अगर किसी बिल्डिंग में जिसमें मंजिलें ज़्यादा है वहाँ की आप सीढ़ियाँ चढ़ लें, लिफ्ट को इस्तेमाल ना करें। और कहीं अगर बाज़ार में आपने जाना है काम के लिए तो कोशिश करें कि आपको आधा घंटा चलना पड़े। अच्छा। तो ये आपकी वॉक हो जाती है। तो इसी तरह अगर किसी जगह ऑफिस के नज़दीक है जहाँ पे आप साइकिल चला के जा सकते हैं, साइकिल चला के जाएं, मोटर बाइक और गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, सवारी का इस्तेमाल ना करें। और जहाँ पे नज़दीक जा सकते हैं बजाय बाइक के इस्तेमाल करने के आप पैदल जाएँ और पैदल आएँ, ये आपकी वॉक हो गई। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कोई टाइम निकालना जो है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं अच्छा होता। सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जहाँ पर आप साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर साइकिल इस्तेमाल कर लें, क्योंकि चाइना में लोग बहुत
अरसे तक ज़िंदा रहते हैं और यही वजह है कि वहाँ पर साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फिर लोग पैदल भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। और इसी तरह जहाँ पर भी आप देखें कि लिफ्ट है उसको अवॉइड करें। लिफ्ट जो है अस्पतालों में मरीज़ों के लिए बनाई गई है, और कहीं पर भी अगर लिफ्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने लिफ्ट ज़रूर लेनी है, आप स्टेयर्स लेने की कोशिश करें ताकि आप जिस कदर हो हेल्दी अपने आप को रख सकें। अच्छा सर, हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह कि हमने कहा कि हेल्दी डाइट तो हमने ले ली, एक्सरसाइज भी कर ली हमने, लेकिन अगर कोई जेनेटिक फैक्टर्स हैं तो फिर उसमें क्या एहतियात की जा उसमें सकती भी है? ये होता है कि आप अपनी खुराक में ध्यान रखें कि चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, उसमें तली हुई चीज़ें उससे कम इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जो है वो खुराक में तली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, रूटीन में उसका इस्तेमाल कम कर दें। जैसे भी पराठे, आप रोज़ाना पराठे ना खाएं, आप हफ्ते में एक दिन कर दें, और या 2 हफ्ते में एक दिन कर दें। जो तला हुआ, जो अगर अंडा खाना चाहते हैं तो तला हुआ ना खाएं या ऑमलेट ना खाएं, कभी कभार खा लें, लेकिन उबला हुआ खाएं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। और फिर आप अगर जर्दी खाना चाहते हो तो 3 जर्दियाँ खा लें, बाकी आप सफ़ेदी आप बेशक डेली आप खा लें। सलाद का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। आजकल ठीक। जैसे मौसम मूलियाँ और गाजरों का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जितना सलाद इस्तेमाल करेंगे वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है, और उसमें आपके दिल के लिए शफा उसमें शामिल होती है। इसी तरह जो फ्रूट है, मौसमी फ्रूट है, अगर आपको शुगर नहीं है तो शुगर वाले जो है वो आप एहतियात डॉक्टर साहब से पूछ लें कि जो बहुत मीठा आपने फ्रूट नहीं लेना, जैसे अंगूर हो गया, बहुत ज़्यादा माल्टे इस्तेमाल नहीं करने शुगर वाले मरीज़ों में। अच्छा। और आम जो है वो गर्मी का जो है फल है, उसमें आम का कम इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आम में शुगर बहुत ज़्यादा और आपकी शुगर बड़ी ख़राब होती है। इसी तरह अगर आपने शहद इस्तेमाल करना है तो एक छोटा चम्मच जो है टी स्पून फुल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खजूर है तो एक से ज़्यादा खजूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। खजूरों से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और लोग कई दफ़ा दवाई के तौर पे 4-5 खजूरें खा लेते बिल्कुल हैं और ऐसा ही है। उनकी शुगर जो अनकंट्रोल हो जाती है। वो जो शुगर का अनकंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। एक तो आपकी वो सारी की सारी जो कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी नज़र पे उसका असर है, अनकंट्रोल शुगर से आपके दिमाग के ऊपर असर है, स्ट्रोक हो सकता है, आपके हार्ट के ऊपर असर है कि नालियाँ बंद हो जाती हैं, गुर्दों के ऊपर असर है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, और आपकी नर्व्स जो है वो डैमेज होती है, जिन्हें हम न्यूरोपैथी कहते हैं। और कई दफ़ा पूरे जिस्म में दर्दें होनी शुरू हो जाती है, वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, वो शुगर की वजह से होती है। और वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल होती है, एक्सरसाइज करते हैं, दवाई अपनी बाकायदगी से खाते हैं और वर्जिश करते हैं, उनको बहुत से कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं वो। ठीक है सर, यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिला कुचादत कश्मीर। जी, सवाल पूछे। जी, सवाल पूछे। मेरा सवाल ये है कि मेरा दिल है, मैं कहता रहता है मुझे बैठा हूँ या नॉर्मल कह दूँ तो फिर ये दर्द है कि रफ्तार तेज हो जाती है। आपके सवाल की समझ नहीं आई, दोबारा से पूछिएगा आहिस्ता प्लीज, आहिस्ता ऊंचा और बोलो। आहिस्ता आहिस्ता बोलें, ऊंचा बोलें। मेरा सवाल ये है कि जब मैं बैठता हूँ आम हालात में, आम रोटी, मेरा दिल से जैसे धड़कता है। हेलो। जी, आपके सवाल की समझ नहीं आ रही, आप हमें दोबारा कॉल करें प्लीज़। जी सर, बैक टू आवर डिस्कशन। आप बता रहे थे कि क्या करना चाहिए। अच्छा सर, अलामात तो बाज़ लोगों में आ जाती हैं, लेकिन जिस तरह के शुगर के पेशेंट्स हैं उनको अक्सर हार्ट अटैक होता है और पता ही नहीं चलता, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको जो टेस्ट होते हैं रूटीन वाले वो करवाने बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे 30% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीने में दर्द नहीं होता, उन्हें वार्निंग नहीं मिलती। तो वो जब आप टेस्ट करवाते हैं तो टेस्टों में आपको पता, जैसे ECG होगी, फिर स्ट्रेस टेस्ट जो है वो एक्सरसाइज वाला टेस्ट जो है वो साल में एक दफ़ा ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो इस स्ट्रेस टेस्ट में ECG जब ख़राब होती है तो पता चलता है जी कि ये तो मसला है और आर्टरीज बंद और प्रॉब्लम हो रही है, और फिर आप CT एंजियो या एंजियोग्राफी करवा लेते हैं, और उसमें हमें 100% पता चलता है आर्टरी बंद है कि नहीं है। जिन लोगों को शुगर है, 5 साल या उससे ज़्यादा की शुगर है और अभी फ्रेश आई है, उसमें उन्हें ज़हन में होना चाहिए कि हमारी नालियाँ बंद हो सकती हैं, और रूटीन में उन्हें ये टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, थैलियम टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाने चाहिए, या CT एंजियो करवा लेनी चाहिए। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो फिर आपको केयरफुल होना चाहिए कि आपको भी हो सकता है, तो हर साल अपने रूटीन वाले जो टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं सारे हार्ट वाले, वो ज़रूर करवा लेने सर, चाहिए। एक टेस्ट है थैलियम स्कैन, तो वो क्यों करवाया जाता है? उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? उससे क्या पता लगता है? वो बेसिकली होता ही है कि कई दफ़ा जो ETT टेस्ट करवाते हैं उसमें से 40% वो ETT मिस करता है। अच्छा। उससे ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक जो डिज़ीज़ को पिक करता है या डायग्नोज होती है वो थैलियम स्कैन कर लेता है। थैलियम स्कैन भी 20 से 30% मिस करता है। अच्छा। तो उसमें से जो सबसे स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छा है फिर वो CT एंजियो आ जाता है। CT एंजियो 95% तक पिक कर लेता है,
और जो एंजियोग्राफी है वो 100% तक पिक कर लेती है। तो जहाँ पे आपको शक पड़े कि आपने, देखिए बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपको सिम्टम्स होते हैं, आपको तकलीफ़ होती है और आपके सारे टेस्ट नामुमकिन आ रहे होते हैं, सही सही। और डॉक्टर भी जो है वो उससे धोखा खा जाता है, मरीज़ भी धोखा खा जाता है। लेकिन अगर मरीज़ को सिम्टम्स हैं तो फिर वो आखिरी टेस्ट जो है CT एंजियो या एंजियोग्राफी जो है वो होनी चाहिए, और वो 100% बताएगा कि क्या वाकई नालियों में कोई ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं है, और वो कुछ और करने की ज़रूरत है कि नहीं। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि मरीज़ जो है वो सिम्टम बता नहीं पाता, या वो डर के नहीं बताता कि डॉक्टर किसी लंबे चक्कर में ना मुझे डाल दे, और जब एंजियोग्राफी करते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारी निकलती है, और वो ख़तरनाक बीमारी होती है जिसका फ़ौरन कोई ना कोई जो है ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उसमें स्टेंट भी डालने होते हैं या बाईपास करना होता है, तो जल्दी करना होता है। ये चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको शक पड़े कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हार्ट अटैक करवा के हमारे पास आते हैं, उन्हें वार्निंग मिलती रहती है लेकिन वो कोई ध्यान नहीं इग्नोर देते। कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल पूछें और अपना नाम भी बताएं। वालेकुम सलाम। सवाल पूछें। वालेकुम सलाम। आप टीवी की आवाज़ और बात कर रहा हूँ आहिस्ता कर दें। कश्मीर से। जी क्वेश्चन करें। मेरा दिल हर वक्त तेज धड़कता रहता है। बोलते जाए। जी बोलते जाएं, मेरा हम दिल सुन हर रहे। वक्त तेज धड़कता रहता है। कॉल फिर उनकी ड्रॉप हो गई है। आई थिंक लाइन में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, आई थिंक इनको घर में से अगर कोई और आदमी है, घर में बंदा है जो हमें कॉल कर सकता है और इनके सिम्टम में बता सकता है, तो कॉल करके वो बता दे, अगर ये बता नहीं पा रहे तो। सही। अच्छा सर, अगर एक बंदा जो है वो 40 साल का हो गया है तो क्या वो मोर प्रोन हो जाता है टू हैव हार्ट डिजीज़? और हमने जिस तरह के कहा कि ये बेसिक टेस्ट हैं, करवा लेने चाहिए, तो इसके साथ साथ कोई और भी ऐसे टेस्ट हैं जो कि दिल की बीमारी का बता सकते हैं, जिस तरह के थायराइड के करवा लें, और कौन कौन से आप सर टेस्ट रिकमेंड करेंगे? नॉर्मली तो होता ही है कि साल में एक दफ़ा सारी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो हो जाने चाहिए, जिसमें ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, CP है, ब्लड शुगर है, शुगर के साथ फास्टिंग करवा लें, और साथ जो है HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो जो 3 महीने का एवरेज बताती है वो हो जाने चाहिए। फिर जिगर के टेस्ट हो जाने चाहिए, LFTs। हमारे देखें कई दफ़ा होता है कि लोगों को हेपेटाइटिस B और C होता है और उन्हें पता नहीं चलता क्लिनिकली, और जब हम टेस्ट करवाते हैं B और C तो वो पॉजिटिव आ जाते हैं और फिर LFTs उनके ख़राब होते हैं। इसी तरह जो किडनी के टेस्ट हैं वो ज़रूर करवा लेने चाहिए। कई दफ़ा किडनी जो टेस्ट हैं वो आपको बता देते हैं कि मरीज़ को या तो किडनी की डिजीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जिसकी वजह से गुर्दों पे असर है, वो टेस्ट ख़राब हुए हुए हैं। इसी तरह लिपिड प्रोफाइल है जो कि चिकनाई के बारे में बताते हैं कि आपका खून में चिकनाई कितनी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, HDL है, LDL है, ये सारी चीज़ें जो उसमें पता चल जाती हैं। फिर यूरिक एसिड है। ये सारे वो टेस्ट हैं जो क्लस्टर्स हैं रिस्क फैक्टर्स के, जिनमें होंगे ये ख़राब, उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने थायराइड का जिक्र किया, तो थायराइड जो है हाइपर या हाइपो दोनों सूरतों में, यानी अगर आपका ज़्यादा काम कर रहा है, उसमें ज़्यादा थायरॉक्सिन बन रही है तब भी वो नुकसानदेह है, कम बन रही है तब भी नुकसानदेह है, दोनों सूरतों में हार्ट के ऊपर उसका बुरा असर होता है। अच्छा। इसलिए वो चेक करवाना जो है बहुत ज़रूरी है कि थायराइड टेस्ट जो है वो आपका एक दफ़ा साल में हो जाने चाहिए, आपको पता चल जाए। अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो फिर भी हो जाने चाहिए। और इसी तरह ECG, छाती का एक्स एक दफ़ा ज़रूर करवा लें, साल में एक दफ़ा एको टेस्ट, अल्ट्रासाउंड हार्ट का ज़रूर करवा लें, एक ETT जो एक्सरसाइज टेस्ट है वो ज़रूर करवा लें। सर यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, मेरा कहाँ नाम से बात तारिक कर रहे सलीम हैं? है। जी 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 मेरा नाम तारिक सलीम है, लाहौर से बोल रहा हूँ। जी। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये बताइए कि वो कौन सा मुनासिब वक्त है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या सिम्टम ऐसे महसूस हो इंसान को कि इस वक्त मुझे हार्ट के डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आई थिंक जब देखें ये बड़ा अच्छा सवाल बड़ा है, और अच्छा ये सवाल सारे है। नाजरीन के लिए है कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आपको तकलीफ़ हो रही, क्या तकलीफ़ हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसमें से बड़ा ज़रूरी है कि जब आपको सीने में घुटन महसूस हो, या सीने में टाइटनेस महसूस हो, या ऐसे पता चले कि सीने पे पत्थर आ गए या बोझ आ गया जो हट नहीं रहा, मैं हटाना चाहता हूँ वो हट नहीं रहा, और वह कहीं बोझ आपकी गर्दन की तरफ ऊपर चला जाए या निचले वाले जबड़े में चला जाए, या दोनों बाजुओं में या एक बाजू में चला जाए, या कमर में पीछे चला जाए, और साथ आपको महसूस हो कि कोई चीज़ गड़बड़ है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, मतली हो रही है, ये जब इस तरह की फीलिंग हो कि गड़बड़ है कोई, तो फिर उसको आप रिस्क ना लें,
फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि हर घर में एक डिस्प्रिन का पत्ता ज़रूर होना चाहिए, गोली का, एक एंजियोस्पेरिन ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली ज़रूर होनी चाहिए, और एक डेफिनेट पैच, जीटीएन पैच होता है, वो ज़रूर होना चाहिए। जीटीएन पैच आजकल मिल नहीं रहा, तो डिस्प्रिन और एंजियोस्पेरिन जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, कि कहीं अगर आपको महसूस आपको हो सकता है कि ये हार्ट अटैक ना हो, तो एक डिस्प्रिन की गोली चबा के खा लें और एक ज़ुबान के नीचे एंजियोस्पेरिन रख लें, और फिर जो नज़दीक तरीन जो डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब जहाँ पे वो आपकी ईसीजी पढ़ सकते हो, ठीक। कार्डिक वाला हॉस्पिटल हो तो ज़्यादा बेहतर, नहीं तो ऐसे मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ नज़दीक ही जो आपकी ईसीजी पढ़ सकते हो, ईसीजी पढ़ के आपको बता सकते हो और आपके सिम्टम्स सुन के आपके बारे में बता सकते हो जी कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने अभी रिसेंटली जो देखा है जी, इनका सवाल उसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि मरीज़ बेचारा अपने सही सिम्टम्स के साथ सही टाइम पे अस्पताल पहुँच गया, आगे से डॉक्टर ने मिस किया, बिल्कुल। डॉक्टर ने वो बीमारी डायग्नोज नहीं कर सका, वो पिक नहीं कर सका, उसने कहा जी मैदे का मसला है। फिर एक दूसरे के पास गया, उसने कहा जी मैदे का मसला, कोई फिक्र वाली बात नहीं, और तीसरी पे जाने से पहले उसे हार्ट अटैक हो गया। तो इसलिए मेरा लोगों को यही मशवरा है कि अगर तो नज़दीक से इनको मेडिकल स्पेशलिस्ट अच्छा सेंसिबल और एक्सपीरियंस बंदा है जो कि ईसीजी पढ़ सकता है, तो उसके पास चले जाए। और दूसरा जो है, या नज़दीक कोई अगर दिल का अस्पताल है जहाँ पे आप जाके अपना ये सिम्टम बता सकते हो, ईसीजी करवा सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो, वो वहाँ पे चले जाने चाहिए। साथ ही साथ घर में डिस्प्रिन और एंजियोस्पेरिन ज़रूर होने चाहिए। ये आप जब ले लेंगे घर से तो आपका ट्रीटमेंट घर से शुरू हो जाएगा, और आपका वो जो टाइम अस्पताल तक जाने का ज़ाया होता है वो जो इस्तेमाल हो जाता है और आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। और कई दफ़ा आपकी नाली जो बंद होती है, जिसमें क्लॉट की वजह से बंद होती है, डिस्प्रिन जो है उसे पिघला देती है, डिज़ाल्व कर देती है, और आपका दौरानिया खून का ठीक हो जाता है और आप हार्ट अटैक से बच जाते हैं। और हम इसी वजह से हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते भी हैं कि टाइम इज़ मसल, जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतना ही आप डैमेज प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये दवाइयाँ, जिस तरह कि आपने कहा कि आपने इलाज जो है इन दवाइयों की वजह से घर पर ही शुरू कर दिया है और टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन से डॉक्टर के पास पहुँचे, क्योंकि ये अलामात अगर आपको आ रही हैं तो मरीज़ को ख़ुद भी पता चल जाता है कि इट इज़ वेरी सीरियस। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुजम्मिल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे ट्राइग्लिसराइड्स का इश्यूज है। ठीक है। हाई रिस्क पे रहते हैं, हाई रिस्क पे मेरे ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि इसके बारे में कोई तजवीज़ करेंगे, किस तरह कम हो सकते हैं। ठीक है। और इसके बारे में मजीद कोई मेडिसिन हो या कोई परहेज हो, इसके बारे में बता। एज क्या है आपकी? एक है 38 ईयर्स। ठीक है। और जब ये ज़्यादा आए हैं तो आपने डॉक्टर से मशवरा किया है? डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है आपको? जी, फेनोगेट एक टैबलेट मुझे दे देते हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग वो मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो उससे फाका होता है? जी, महसूस होता है कि फाका उससे हो गया है। कितना लेवल रहता है? ठीक है। कितना लेवल रहता है आपका ट्राइग्लिसराइड्स का? 500 के करीब रहता है। अच्छा। खानदान में दिल का मसला है? नहीं, किसी को नहीं है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर वगैरह हाई है आपका? नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं है। वजन कितना है आपका? वजन मेरा है 68। ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं आप? जी, वॉक आप शुरू कर दी हुई है। ठीक है। और तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं? नहीं, ऐसा जी कुछ। चिकनाई वाली ठीक है। चिकनाई वाली चीजें खाते हैं? जी, वो तो चल पड़ती हैं, इसी वजह से तो ट्राइग्लिसराइड्स का इशू हुआ था। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, आई थिंक हमारा जो है ना, नॉर्मली जो रिस्क फैक्टर्स है साउथ ईस्ट एशियंस का, कि हमारे ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं जेनेटिकली। अच्छा। और हमारा जो HDL है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो बचाता है हार्ट अटैक से, वो हमारा कम होता है। अच्छा। ये जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो हमारी डाइट की वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहता है। हम तली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हमारे स्नैक्स भी तली होते हैं, पराठे हैं, फिर हर चीज़ में चिकनाई का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तेल का बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड है। तो जहाँ पे आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो आप तली चीज़ें अपनी काफ़ी कम कर दें और वॉक बढ़ा दें, यानी 1 घंटा डेली वॉक करें, उससे नीचे आता है ट्राइग्लिसराइड, वॉक से नीचे आता है। और जो ही आप अपनी डाइट इंप्रूव करेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड डेफिनेटली नीचे आ जाएगा। देखिए 200-300 तक हो जाए तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इनका 500 पे जो है वो ज़रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर ये फेनोजेट या इसी तरह की और वो जैम्पेट वगैरह गोलियां हैं, अगर वो गोलियां खा के एक दफ़ा ये नीचे कर ले, यानी 200 के करीब आ जाए, फिर उसको आगे मेंटेन करें एक्सरसाइज और डाइट के साथ, यानी फिर इनको दवाई बाकायदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इनका हाई रहता है तो फिर इसका मतलब है इनका अंदर ज़्यादा बन रहा है, उसके लिए फिर इनको ये लगातार दवाई लेनी पड़ेगी। एक दफ़ा अपना
4 वीक्स और 8 वीक्स तक, यानी 1 महीने से 2 महीने तक डाइट और एक्सरसाइज ट्राई करें, और उसके बावजूद ऊपर रहता है तो फिर इनको दवाई की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि सिर्फ एक्सरसाइज के साथ ही और डाइट के साथ इनका ट्राइग्लिसराइड नीचे आ जाए। सही, क्योंकि हमेशा जो बीमारी है उसको 2 तरीक़ों से कंट्रोल किया जाता है। एक तो दवाई है, लेकिन आपने अपना काम भी करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, खुराक में एहतियात करनी है, और अगर तब नहीं हो रहा कंट्रोल तो फिर दवाई जो है उसकी डोज को एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद काशिफ शाह जी। मेरा 7 साल पहले बाईपास हुआ था। अभी जो मुझे दुश्वारी है वो ज्यादा ये है कि वीकनेस बहुत ज्यादा है। दवाएं खा रहे हैं, विटामिन भी खा रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी सीने में दर्द हो जाता है। ठीक है। ऐसा लगता है वो कभी कभी मोशन लग जाते हैं, कभी कभी मोशन और पेशाब भी ज्यादा आने लग जाता है। तो अभी तो ठीक है, मगर 1-2 दिन पहले मुझे कंजक्शन हो गया था सीने में। तो अभी हम क्या मशवरा देंगे कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से रह सकें? ठीक है, आप अपना चेकअप बाकायदगी से करवाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं आप अपने? जी हाँ, दिखाता तो हूँ। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था तो ये है अपना दारुशेद अस्पताल में, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो बेहतर है, और उन्होंने दवा दी थी तो काफी बेहतर हो गया था। मेन प्रॉब्लम वीकनेस की है, कुछ भी खाते हैं तो वो जरा सा अगर ज्यादा ओवर डाइट हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, जो वीकनेस वगैरह आप कह रहे हैं कि पेट आपका जो है वो खराब हो जाता है, उसके बाद आपको वीकनेस होती है, या बाईपास करवाने से अभी तक आपको मुसलसल वीकनेस महसूस हो रही है? नहीं, अभी हो रही है एक तकरीबन 2-4 महीने से। ठीक है। एक दफा मोशन और पेशाब लग गया था, तो जब मैं WC में बैठा तो मैं गिर गया था। अच्छा, फ्लूइड्स वगैरह सही ले रहे हैं? जी। पानी वगैरह का इस्तेमाल ठीक है? पानी का इस्तेमाल कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी। आप मैंने दोबारा शुरू किया था, ज्यादा पानी मेडिसिन कौन कौन सी ले रहे हैं? मेडिसिन कम कर दिया था। ठीक है, दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? दवाइयाँ जो है ये तो क्या है, ग्लूमेट, सीटा ग्लूमेट। अच्छा, शुगर भी है आपको? हाँ, ये शुगर की दवा है। तो शुगर भी है आपको? अभी तो ठीक है, पर कभी कभी शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, कभी कभी शुगर हो जाती है, क्या मतलब हाई हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, कभी लो हो जाती है, दोनों ही हो जाती है, कभी लो भी हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी। एज इन कितनी बताई थी? सर ओल्ड एज है, आई थिंक इन हिज 50s, और इन्होंने कहा कि इनको वीकनेस है, और वीकनेस इनका पेट जो है उसका कोई मसला हुआ था, अपसेट हुआ था, उसके बाद से उनको रह रही है, और डायबिटिक भी हैं, तो शायद उस वजह से। बाईपास कब हुआ था? बाईपास इनका 7 साल पहले हुआ था। अच्छा, ठीक। अभी ये है कि देखें, ये वाली जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, उनके ये पेट वाले इश्यूज चलते रहते हैं कि कभी बाउल मूवमेंट ठीक नहीं होती, कभी लूज हो गए, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, और उसमें से ये मसले चलते रहते हैं। लेकिन अगर शुगर आपकी कंट्रोल हो, उसमें से बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी शुगर सुबह की 120 से ऊपर ना जाए और शाम वाली 160 से ऊपर ना जाए, और 3 महीने वाली जो शुगर है, हीमोग्लोबिन A1C जो है वो 7 से नीचे रहनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और वॉक आपकी आधा घंटा बहुत ज़रूरी है। देखें, पेट जब ख़राब हो गया, वॉमिटिंग होगी, फीवर होगी, उसके बाद कमज़ोरी होगी, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हो जाती है। जब वो कुछ दिन रहती है, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, फिर आप वॉक करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, वो वाली देखें, ये चीज़ें साथ चलती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं। इनका ये देखना है कि 7 साल इनको जो है वो बाईपास हो गया, तो क्या इनकी वॉक करने से, काम करने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से सीने में दर्द तो नहीं आ होता? रहा है इनको सर। और तो वो अगर आ रहा है तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाके अपने सारे ब्लड टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, अल्ट्रासाउंड हार्ट का, और अपना एक दफ़ा स्ट्रेस टेस्ट ETT जो एक्सरसाइज वर्जिश वाला टेस्ट है वो ज़रूर करवा लें। वहाँ से पता चलेगा कि क्या इनकी ECG एक्सरसाइज पे ख़त्म तो नहीं होती, बाकी जो टेस्ट हैं वो ख़राब तो नहीं है, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि बाकी जो टेस्ट ख़राब होते हैं उसमें से खून में फिर गाढ़ापन ज़्यादा होता है, फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बाईपास बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये चाहिए ना कि ये अपने एक दफ़ा टेस्ट 3 महीने के बाद अपने डॉक्टर को ये ज़रूर दिखाया करें। सर कोलेस्ट्रॉल जो है, हमने कहा कि जेनेटिकली बढ़ सकता है, फिर खुराक से बढ़ सकता है, तो क्या कोई ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती हैं? जी, उसमें नॉर्मली जो, जैसे आपने थायराइड का जिक्र किया, अगर हाइपोथायराइड हो तो उसमें एथ्रोजेनिसिटी जो और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाते हैं। बेसिकली देखें 35%, मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि आपका 35% तो डाइट वाला होता है कोलेस्ट्रॉल, सही, और 65% जिस्म के अंदर बनता है।
आप 35% को तो कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मैंने डाइट भी कंट्रोल की, मैंने एक्सरसाइज भी की और मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है आपके अंदर बन रहा है। जब वो ज़्यादा बन रहा है तो फिर आपको दवाई की ज़रूरत है, फिर आपने दवाई लेके उसे कंट्रोल करना है। खवातीन में पीसीओएस की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता बढ़ सकता है जी। ख्वातीन के जो हार्मोनल जितने भी मसले हैं, बाकी जो प्रॉब्लम उनके हो जाते हैं, उसमें से कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है। और वर्जिश ना करना, हमारे यहाँ ख्वातीन बहुत कम वर्जिश करती हैं, चलती हैं, और स्पेशली जो अर्बन एरिया की ख्वातीन है तो उसमें उनका जो वज़न है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, शुगर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल और जो फैट है वो बढ़ जाती है। और इससे दिल की बीमारियां जो हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाती हैं। जी, यहाँ जी। पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं सबा बात कर रही हूँ बिहाड़ी से। जी सबा, कैसी हैं आप? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैंने पूछना था, मेरे फादर को तकरीबन 3-4 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, उनको शुगर भी है। ठीक है। तो एक तो उनकी वीकनेस बहुत ज्यादा है, उनका जो लेफ्ट हैंड है वो शिवर करता है, यानी कांपता रहता है, कोई चीज उठाते हैं तो कपकपाहट आती है। दूसरा ये कि इंसुलिन लेते हैं लेकिन उनका बॉडी फैट दिन ब दिन कम ही होता जा रहा है, लीन होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। और अब कभी कभी उनको अपने जो है ना वो जबड़े में, निचले जबड़े में दर्द महसूस होता है। जब अटैक हुआ था तब भी उनको इस तरह से फील होता था, बाजू में दर्द नहीं जाता था, गले में और जबड़े में दर्द महसूस होता था। ठीक है। तो पूछना ये चाह रही थी कि क्या है? उनको स्टंट वगैरह की जरूरत है या अब वो मेडिसिन जो ले रहे हैं वो लेते रहे अपनी, कोई ज्यादा मसला नहीं है। ये तकरीबन 3 से 4 माह के डिफरेंस पे उनको दर्द फील होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वीकनेस फील हो रही है, वेट उनका कम हो रहा है, तो क्या भूख भी उनको कम लग रही है? जी मैम, खाना उतना ही खाते हैं जितना पहले खाते थे, ज्यादा नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। 1 रोटी खाते थे पहले भी, एक टाइम में 3 टाइम मील में 1-1 रोटी खाते हैं। और वजन आपको लग रहा है कि कम हो रहा है या आप लोगों ने वे भी किया है उनको? जी जी मैम, वजन उनका कम हो रहा है। पहले 86 था, अब उनका 82 है। अच्छा, तो वैसे डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, लेकिन ये दर्द पहले उनको 2 साल फील नहीं हुआ। 2019 में अटैक हुआ था, ठीक है। उसके बाद उनको 2 साल तक कभी भी दर्द फील नहीं हुआ जाओज में। अब थोड़े थोड़े वक्त से फील होता है। और ये दर्द जो है ये बैठे बैठे भी आता है या एक्सर्शन पे आता है? उनको कोई काम करते हैं तो आता है? नहीं नहीं, वो काम इतना ज्यादा नहीं करते, फ्री रहते हैं। तो एंजियोग्राफी कभी कभी ऐसा होता है, लेटते हैं तो होता है, उठ के बैठ जाते हैं तो ठीक हो जाता है। अच्छा, एंजियोग्राफी हुई है इनकी? नो मैम। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी जी। आई थिंक ये इनके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनको मेरा ख्याल है शुगर इनकी है, और शुगर कंट्रोल कहती हैं कंट्रोल है, लेकिन वेट लॉस वाला सिलसिला है कि वेट कम हुआ है उनका, दो इतना सिग्निफिकेंट नहीं हुआ कि वो हाँ, किसी इतना से significant कई दफ़ा नहीं। डाइट एक्सरसाइज उसमें से जितना जो है 4-5 kg ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन एक सबसे पहले तो ये है कि एको और एक ईटीटी अपना करवाएं। और अगर चंद कदम चलने से और बैठे बैठे इन्हें सीने में दर्द होता है तो फिर ईटीटी की ज़रूरत नहीं है। फिर ईटीटी जो है वो ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि चलते हैं तो कई दफ़ा आपको ईटीटी पे ही हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो नहीं करवानी चाहिए जब इतने सिम्टम्स हों। इनको अपनी जो है वो सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और जो वेट लॉस है उसके लिए देख लें कि अगर पुअर शुगर कंट्रोल, और शुगर कंट्रोल अगर आपकी नहीं सही जा रही तो आपका वेट लूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ, आपका जिस्म पिघलना शुरू हो जाता है अनकंट्रोल शुगर से। दूसरा जो है इसका थायराइड का टेस्ट है, कई दफ़ा थायरोटॉक्सिकोसिस हो, हाइपर एक्टिव आपका थायराइड हो तो उससे वेट लूज़ होता है। और कई दफ़ा ये एज ऐसी होती है जिसमें कोई ना कोई सिनिस्टर चीज़ हो सकती है आपको, हाँ कोई कैंसर टाइप या ऐसी कोई चीज़ होती है, लेकिन ये लास्ट में है। ये इसलिए कि ये टेस्ट ज़रूर हो जाए। ये एज ऐसी है जिसमें आपका छाती का एक्सरे ज़रूर हो जाना चाहिए, ठीक है। आपका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन ज़रूर हो जाना चाहिए, और तीसरा जो ज़रूरी है वो प्रोस्टेट का टेस्ट PSA है, वो ज़रूर है, क्योंकि इस एज में प्रोस्टेट एनलार्ज भी होता है और कई दफ़ा उसका कैंसर भी होता है। ये एहतियातन, बाकी तो मेडिकल स्पेशलिस्ट और बाकी जो स्पेशलिस्ट कंसर्न स्पेशलिस्ट हैं वो बता देंगे। मैं वेट लॉस के हिसाब से ये मोटी मोटी चीज़ें जो उन्हें जो बता सकता हूँ ये उन्हें कर लेनी चाहिए। हार्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये फ़ौरन अपना ये टेस्ट एंजियोग्राफी इधर करवाएं ताकि वो पता चले, और अगर उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिर उस हिसाब से वो स्टेंट की तो उस वक्त पता चलेगा जब एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी में बताएगी जी कि अगर 70% से ऊपर ब्लॉक्ड है नालियाँ तो फिर शायद स्टेंट पड़ने की ज़रूरत है, या अगर उससे भी ज़्यादा कोई ब्लॉक्ड है, स्टेंट नहीं पड़ सकते तो बाईपास की ज़रूरत है। लेकिन कई दफ़ा होता है कि छोटा से भाई मसला होता है, एक स्टेंट से उससे काम हो जाता है और आपकी जो सिम्टम्स हैं वो सारे कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन इनको दिखाने की ज़रूरत है।
सर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको एडवाइस किया जाता है कि वो बाईपास करवा लें, लेकिन या वो मजबूरी के बायस यानी अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वो उनको डर होता है कि पता नहीं क्या होगा तो वो नहीं करवाते बाईपास। तो अगर कोई बाईपास ना करवाना चाह रहा हो तो फिर भी कोई ऑप्शन है हमारे पास कि हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल ऑप्शंस हैं। देखें अभी बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो वो ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार नहीं कर पाते एंजियोप्लास्टी के लिए, स्टेंट के लिए, या फिर बाईपास काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है और कई दफ़ा मरीज़ वैसी सर्जरी से जो है वो घबरा जाता है और वो नहीं करवाना चाहता। तो कोई बात नहीं है। फिर अगर आप अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से ले रही हैं और जो डॉक्टर ने दवाई आपको लिख के दी है और उस दवाई से आपको आराम है और आपको रोज़ाना के काम काज में चलते हुए, काम करते हुए, रोज़ाना की जो रूटीन है आपकी, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो फिर दवाइयाँ ही जारी रखें। अच्छा। इसी तरह स्टेंट वालों का भी यही है कि वो दवाइयाँ ही जारी रखें। होता ये है कि शुरू में हम जब नुस्खा लिखते हैं तो उसमें दवाइयाँ कोशिश होती है कि थोड़ी लिखी जाएँ और वो हो सकता है कि वो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट ना हो, और जो हमारे पास मरीज़ आता है जी मेरे तो सिम्टम ज़्यादा हैं, मेरी तकलीफ़ ज़्यादा होती है, हम उसी हिसाब से दवाई को बढ़ाते जाते हैं, डोज भी बढ़ाते हैं और नंबर ऑफ़ मेडिसिन भी बढ़ाते जाते हैं। फिर एक लेवल आता है जहाँ पर हमारा नुस्खा जो है उनके सिम्टम्स को कंट्रोल या काबू कर लेता है, यानी उनको तकलीफ़ नहीं होती। वो जो तकलीफ़ नहीं होती वो उनका सही नुस्खा है। अगर उस नुस्खे को वो रिलीजियसली उस नुस्खे को सही तरह इस्तेमाल करते रहें और जो हमने एहतियात बताई हुई है कि इतना आप चल सकते हैं, इतना नहीं चल सकते हैं, जितना चलने से आपको सीने में दर्द हो वहाँ पे रुक जाएं, उससे कम चलें। खाने से अगर आपको दर्द होता है तो कम खाना खाएं। चढ़ाई चढ़ने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से दर्द होता है तो ना सीढ़ियाँ चढ़ें। नींद आपसे 6 से 8 घंटे जो है पूरी करें। 5 किलो या 10 किलो से ऊपर वजनी चीज़ ना उठाएं। तो आप ये चलाए रखते हैं। मेरे बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो 15-15 साल हो गए हैं, दवाई अपनी बाकायदगी से खा रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, जिस चीज़ से मना किया हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, बशर्ते कि मरीज़ डिसिप्लिन रहे, दवाई बाकायदगी से खाए, खाने में एहतियात करे और जो उसे परहेज़ बताया गया है उसके ऊपर अमल करें। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गिरगित से बात कर रही हूँ, शहनाज। जी शहनाज, सवाल पूछें। मेरा सर में अक्सर सुबह के टाइम दर्द होता है और गर्दन में भी दर्द होता है, इसके लिए कोई? कहाँ पर दर्द होता है आपको? सर में ज्यादा दर्द होता है सुबह के टाइम और गर्दन में भी ज्यादा दर्द होता है। सर में और गर्दन में दर्द होता है आपको? हाँ हाँ, सुबह के टाइम ज्यादा होता है। ठीक है। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 40। ठीक है, 40 इयर्स आपकी एज है। तो ब्लड प्रेशर है आपको? ब्लड प्रेशर कभी गुबार होता है, कभी होता है, कभी नहीं। परमानेंट तो नहीं, वो टेबलेट इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। अच्छा ठीक है। शुगर है आपको? नहीं, शुगर वगैरह नहीं है, सिर्फ बस ये। कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ, इनके सर में दर्द होता है और गर्दन में भी दर्द होता है और कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर शायद, आई थिंक शी सेड कि कभी होता है और कभी नहीं होता है। हाँ, उसमें देखें ये सर दर्द और गर्दन का दर्द तो आम तौर पे होता रहता है और कई दफ़ा किसी बीमारी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। कई दफ़ा आपकी नींद पूरी ना हो और कोई आपको परेशानी हो, उससे भी सर दर्द होता रहता है और कई दफ़ा नज़र आपकी कमज़ोर हो, उससे भी आपको सर दर्द होता है। पूछने वाली थी इनसे कि ग्लासेस लगाती हैं कि नहीं, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। वो इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब को एक ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, शुगर चेक करवाएं, डॉक्टर साहब को एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाने चाहिए। अभी 40 साल इन्होंने उम्र बताई है, तो इनके जो बेसलाइन जो टेस्ट हैं, जो खून के टेस्ट हैं और ये ECG वगैरह है, ये ज़रूर करवा लेनी चाहिए। छाती का एक्सरे ज़रूर करवा लेनी चाहिए। ये शुरू में बहुत सारे होता ही है कि सिंपल से ये टेस्ट होते हैं, इसमें कुछ बीमारियों का फिर अगर जो होती हैं वो जल्दी उनका पता चल जाता है। वरना तो ये सर दर्द के लिए पैनाडॉल की 2 गोलियां खा लें सुबह शाम, तो उससे बेहतर हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब को एक दफ़ा ज़रूर दिखा लें। बिल्कुल। हेडेक की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। बाज़ लोगों को माइग्रेन होता है, बाज़ लोगों को स्ट्रेस हेडेक भी होता है, और जिस तरह कि हमने कहा कि अगर नज़र की कमज़ोरी है उस वजह से भी होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिग आउट किया जाए कि क्या मसला है, और ये मसला इतना बड़ा नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। सर, वो बच्चे जो कि बाय बर्थ कुछ जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, जिस तरह के दिल का सुराख है, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? क्या प्रेगनेंसी में कोई मसला हो जाता है, या ये जेनेटिक होती हैं, या कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की गई होती हैं प्रेगनेंसी में? क्या वजह होती है? उसमें देखें, जब खातून जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं
तो आपने उसको एक दफ़ा अपने जो लेडी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, उसे ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो फिर बताती हैं कि ये दवाइयाँ, और जहाँ जहाँ पे जाएँ, जिस डॉक्टर के पास जाएँ, वो ज़रूर बताएं कि जी कि वो हामला है, ताकि वो दवाइयाँ ना दी जाएं जिससे आगे जाके बुरे असरात हो सकते हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट जिसके, जैसे आपने कहा कि जो दिल की बीमारियाँ उसकी जेनेटिक भी होता है और दवाइयों का भी बड़ा रोल होता है। फिर कुछ वायरल डिजीज़ होती हैं, उनका जो प्रेगनेंसी में होती हैं उसका रोल होता है। वो आपको एक मॉनिटरिंग चाहिए होती है, गायनेकोलॉजिस्ट की, ऑब्स्टेट्रिशियन की चाहिए होती है, और एक पीडियाट्रिशियन की चाहिए होती है। वो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, और जो भी मेडिसिन लिख के दे तो खातून पूछें जी कि डॉक्टर साहब क्या इसका मेरे बच्चे पे कोई असर तो नहीं होगा, और अगर होता है तो वो फिर और भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, वो आप बाकी दवाइयाँ आप उन्हें लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है पूछ के अगर किया जाए कि दवाई का, और प्लस अगर जीन्स में है और बच्चे बार बार हार्ट डिफेक्ट के साथ हो रहे हैं तो फिर उसमें से एहतियात करनी चाहिए। और आजकल तो प्री नेटल जो डायग्नोसिस है उसमें अल्ट्रासाउंड हो के पता चल जाता है कि जी क्या कार्डिक डिफेक्ट है कि नहीं, अगर डिफेक्ट है तो आगे क्या करना है। ये चीज़ें जो काउंसलिंग है वो आपको पीडियाट्रिशियन जो है सही तरीके से बेहतर बता सकते हैं, और जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो सही तरीके से बेहतर बता सकते हैं। तो इसलिए चाहिए कि अगर आपकी फैमिली में डिजीज़ है और किसी को पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारी बच्चों को हुई है तो प्री नेटल डायग्नोसिस के लिए अपना एको जो है वो स्पेशल एको जो होता है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। सर यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, रिजवान नवाज खान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी रिजवान, तो सवाल मेरा पूछिए। मेरा ऑपरेशन बाईपास हुआ है फरवरी इसी साल। ठीक है। तो पहली बात यह है कि जनरल मेजर कियानी साहब ने मेरे वालिद साहब का ऑपरेशन किया था 85 में CMH हॉस्पिटल, ये उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। दूसरा ये है बहुत कि शुक्रिया। मुझे ये मैंने ऑपरेशन मेरा बाईपास हुआ है फरवरी में इसी साल, लेकिन थोड़ा सा ना अभी मुझे वो सर्दी सी लग गई है, तो दवाई वगैरह मैं खा रहा हूँ, शिवरिंग वगैरह भी होती, गला खराब है, तो कोई इसमें कोई मसला नहीं होगा हार्ट के लिए? बस यही पूछना। सही। उम्र कितनी है आपकी? 59। ठीक है। और आपकी तबीयत अब बेहतर है? जी, हार्ट के हिसाब से तो मैं बेहतर, बस जरा सर्दी लग गई है, वो उसका मैं दवाई वगैरह खा रहा हूँ। सही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, इनका सवाल ये है कि इनका बाईपास हुआ हुआ है, तो अभी इनकी तबीयत ख़राब है, तो क्या उसका कोई असर हो सकता है बाईपास वगैरह पर? नहीं, बिल्कुल कोई असर नहीं हो सकता। बिल्कुल आई थिंक बाईपास पहले जो आपका हो गया 3 महीने ठीक ठाक फर्स्ट क्लास हो गया। अब ये इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करें। नॉर्मली आजकल इन्फेक्शन ठंड की वजह से ज़्यादा हो रही हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, छाती ख़राब हो रही है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो पूरा 3 से 5 दिन का हो जाना चाहिए, और साथ बाकी दवाइयाँ लेनी चाहिए। और इसका जरासीम का या किसी और चीज़ का आपके बाईपास पे कोई असर नहीं होता, तो इसमें कोई फिक्र करने वाली कोई बात और नहीं। इनके फादर का भी ऑपरेशन हुआ था और इनको भी अभी जो है दिल का मसला है, तो इनकी ख़ानदान में ये बीमारी है, इनको काफ़ी केयरफुल होना चाहिए। बहुत, इनके बच्चों को केयरफुल होना चाहिए, इनके बहन भाइयों को केयरफुल होना चाहिए, उन्हें अपने स्क्रीनिंग टेस्ट सारे करवा लेने चाहिए। नॉर्मल हो तो फर्स्ट क्लास है, उन्हें पता है, लेकिन हर साल पूरी फैमिली के जो टेस्ट हैं एक दफ़ा ज़रूर हो जाने चाहिए। सर, अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर अगर एक फ़ीमेल डॉक्टर के पास जाती है तो सबसे पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और फिर कोई दवाई जो है वो एडवाइस की जाती है। जिस तरह कि आपने कहा कि फ़ीमेल जब डॉक्टर के पास जाती है, अगर इफ़ शी इज़ एक्सपेक्टिंग तो वो ख़ुद डॉक्टर को बताए, लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं हमारे डॉक्टर्स की, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो लैकिंग हैं। जिस तरह कि हमने कहा कि मरीज़ बसा औकात अपना काम कर देता है, वो अस्पताल भी पहुँच जाता है, लेकिन डॉक्टर की तरफ से जो निगलेक्ट है उसको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या वो स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको ECG पढ़ना आए, या इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स हैं वो पिकअप कर सकें बीमारी को? आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक सवाल आपका ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्पेशली जितने भी हमारे GPs हैं, ये तकरीबन डेली इमरजेंसीज डील करते हैं। उनके पास कोई हर सिस्टम की इमरजेंसी आ रही है, हार्ट वाली इमरजेंसी भी है, GI सिस्टम की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी है, रेस्पिरेटरी भी है, न्यूरो का भी है, हर तरह की इमरजेंसी उनके पास आती है। तो वो जो इमरजेंसीज वाली जो टिप्स हैं उन्हें सारी की सारी आनी चाहिए कि एक जो मरीज़ आता है आपके पास इमरजेंसी में, उसका ट्रियाज कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें मैंने रूल आउट करनी है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मैं मिस करूँगा तो जिस मरीज़ के लिए नुकसानदेह होगा। अगर नहीं आपसे वो हो रही, कोई चीज़ पिक नहीं हो रही, तो उससे बेहतर है जो कंसर्न स्पेशलिस्ट उसके पास फ़ौरन आप
रेफ़र कर दें ताकि वहाँ पे उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। दूसरा जो ईसीजी है, मेरा ये है कि आइंदा से ये वाला हो जाना चाहिए कि हर जीपी को ईसीजी पढ़नी आती है, क्योंकि पहला कांटेक्ट जो हमारे मरीज़ का वो जीपी होता है, जनरल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, अपने अपने जगहों पे अपने मोहल्लों में जो क्लिनिक कर रहे होते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो ईसीजी उसे पढ़नी आती है, मोटी मोटी ईसीजी पढ़नी आती है कि ये हार्ट अटैक हो रहा है, ये इस्कीमिया हो रहा है, ये यहाँ पे इस्कीमिक चेंजेस हैं, ये यहाँ पे रिदम ख़राब हुआ है, यहाँ पे हार्ट ब्लॉक है, ये मोटी मोटी चीज़ें करके उसे पता हो कि फ़ौरन इस वक्त मैंने मरीज़ को किस इमरजेंसी में भेजना है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और ये लाइफ सेविंग चीज़ें हैं। और मेरा तो ये ख्याल है कि हमारा ये भी होना चाहिए कि अगर एक रेगुलर कोर्सेज ईसीजी के होने चाहिए, सारे जीपीज के कोर्सेज होने चाहिए, इवन जो लीड डॉक्टर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट उनके भी कोर्सेज होने चाहिए। और बड़ा ज़रूरी होता है कि जब एक प्रेग्नेंट होती है तो उसे आपने रूल आउट करना होता है जी कि ये कहीं कार्डियक इशू तो नहीं है, कहीं और इश्यूज तो नहीं है, जो मेडिसिन और कोई ले तो नहीं रहे हैं। और ये हर मरीज़ से जो मैरिड वुमेन है उससे आपने पूछना है हर सूरत में कि आप प्रेगनेंसी या कब से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं या इस तरीके से आपका कोई पहले डायग्नोज हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो पहले चेक करके, क्योंकि बाय द टाइम आप जो हैं उसको डायग्नोज होती है या प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है, क्लिनिकली डायग्नोज होती है, तो उस वक्त तक आप मेडिसिन दे चुके होते हैं और उसका नुकसान हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है बड़ा, पहले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट महीने होते हैं जिसमें से दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो आपने वहीं पे टेराटोजेनिक जो होती है उसी एरिया में, उसी ज़माने में होते हैं, तो वो आपने वहाँ पे दवाइयाँ रोकनी जो कि नुकसानदेह ज़रूरी हैं। उसके बाद में अगर रोकेंगे तो पहला डैमेज हो चुका होगा। सही। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी ज़रूर बात करें, अपना नाम बताएं पहले। मैं रज़वान शिकारपुर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछें। जी मेरी 2014 में ऑपरेशन हुई थी दिल की, दिल में थोराक था। ठीक है। अभी जो है ना मेरा खून बढ़ जाता है। अच्छा, खून बढ़ जाता है। एचबी कितना है आपका? एचबी 18 पे हो जाती है। अच्छा ठीक है। अभी मैं गरीब आदमी हूँ तो दाल रोटी खाने वाला हूँ, इतना बढ़ जाता है, मैं इतना परेशान हो जाता हूँ। क्या अगर गोली भी कोई नहीं खाता, इंटीराल 10 mg खाता हूँ जब धड़कन बढ़ जाती है, और कभी कभी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह हुए? डॉक्टर ने चेक किया है कि किस वजह से एचबी जो इतना ज्यादा है? और एको हुआ है आपका दिल का जो टेस्ट है, एको? नहीं ऐसा कुछ, अभी मैं गया हुआ था विधि में, उन्होंने कहा पानी ज्यादा पियो। ठीक है, सही है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी, मिस्किन, 5 बच्चे, मैं ऐसे, और मस्जिद का मैं खादिम भी हूँ अपनी मस्जिद का। ठीक है ठीक है। जी तो मेरा खून इतना बढ़ जाता है, मैं इतना परेशान, 2-3 मरतबा मैंने निकलवाया है खून। हाँ ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी इसमें आई थिंक ये इन्हें बहुत सारे हमारे कुछ कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें से हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो जिसे टॉफ कहते हैं, उसमें वाकई हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है और उसमें जब 20 से ऊपर जाती है तो फिर ब्लीड करवाते हैं। अच्छा। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसे निकालते हैं, उससे ब्लड निकालते हैं, उसे कम करते हैं। लेकिन अगर 20 से कम है, जिस तरह अभी ये बता रहे हैं 18, तो फिर आपको खून निकलवाने की कोई ज़रूरत अच्छा। नहीं है। और ये बढ़ता है, इसमें से इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन साथ साथ अगर कुछ बढ़ता है तो कोई ना कोई ब्लड थिनर जैसे एस्पिरिन है या लॉपरिन है वो लेनी पड़ती है, और अगर दिल की धड़कन तेज़ है तो इंड्रोल है वो लेनी पड़ती है। तो इनको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सही। 20 से ऊपर हो तो आपने खून निकलवाना है, अदरवाइज आपने नहीं निकलवाना। बहुत सारे कई दफ़ा डॉक्टर जो हैं वो उनकी ओपिनियन से मरीज इतना परेशान हो जाता है कि उसके ज़हन के ऊपर सवार हो जाता है। तो इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 18 इनका हीमोग्लोबिन है, फर्स्ट क्लास, में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पानी ज़्यादा पिए, एक एस्पिरिन, वो डिसलॉपरिन जो है 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन है, वो ये ज़रूर ले लें, और बाकी अपने काम काज करते रहें। एक दफ़ा ले लें। जी हाँ, दिल में एक दफ़ा ले लें। और वहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट ये शिकारपुर में रहते हैं, शिकारपुर जो है नज़दीक है सक्खर के, तो सक्खर में कार्डिक सेंटर है, और वो वहाँ NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज कराची का है उसकी एक शाख है सक्खर में। ये वहाँ पे दिखाते रहे, वो इनको सही आगे से गाइड कर देंगे। कई दफ़ा होता है कि जो डॉक्टर जिसको ज़्यादा नहीं पता कि मरीज़ को क्या बताना है, वो कई दफ़ा ज़्यादा परेशान कर देता है। तो इसलिए जो कंसर्न स्पेशलिस्ट है वो इन्हें ज़रा सही तरीके से गाइड कर देगा। और हमारे प्रोग्राम के साथ से इन्हें बताते हैं कि इन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और
बिल्कुल आप 20 से ज़्यादा हो तो आपने ब्लड निकलवाना, अगर 20 से कम हो तो फिर आपने ब्लड नहीं निकलवाना, और ऐसे ही चलता रहे, और लॉपरिन और ये एंड्रॉल जो है वो टैबलेट खाते रहे। ठीक है, लॉपरिन इन्होंने लेनी है, एंड्रॉल लेनी है अगर दिल की धड़कन इनकी तेज़ हो, इसके साथ साथ आपने कहा कि पानी ज़्यादा पीना। जी जी बिल्कुल जी ठीक है जी। सर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिस तरह के स्टैटिन्स हैं, इनके साथ आप एंटीबायोटिक्स अगर लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या आपकी जो स्टैटिन्स हैं वो रोकनी पड़ती हैं, तो सर ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही है? जी मैं जनेऊ से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछें। वालेकुम सलाम जी, मैं जनेऊ से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछें। जी मेरा सर में दर्द जो है 5 साल से सर का दर्द वो नहीं ठीक, और जुकाम भी बहुत रहता है। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है आपकी? जी 18 साल। ठीक है, और ये दर्द आप दिल का दर्द कह रही हैं? सर का वहाँ में भी थोड़ा थोड़ा पेन होता है। अच्छा ठीक है, सिर्फ सर में दर्द होता है और साथ दिल नहीं, में? दिल में भी पेन होता है, जुकाम जो है बहुत ज्यादा रहता है, और बुखार भी है, सर का दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? जी दिखाया है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा कोई परेशानी है आपको? नहीं। अच्छा परेशानी कोई नहीं है, नज़र सही आता है आपको? जी जी ठीक आता है। ठीक है, और कोई बेसलाइन टेस्ट हुए हैं आपके? टाइफाइड का हुआ था 1 साल पहले, वो उस वक्त तो था टाइफाइड, अब नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। आज इसका सवाल का जवाब आप ही दे दें इसका। सर नॉर्मली तो हमारा ये प्रोग्राम जो है दिल के मरीजों के लिए, जिनको दिल की तकलीफ है उसके लिए। सर के दर्द के मरीज भी काफी हैं। सर के दर्द के आपके 2 मरीज आ गए, तो उसमें से इसका यही बेसिकली तो जो सर दर्द हो, नज़ला जुकाम हो, उसका आप सर दर्द की दवाई लें। पैरासीटामोल जो है वो आपकी 2 गोलियाँ, जो बड़े हैं उनके लिए 2 गोलियाँ, बच्चों के लिए 1 गोली, और 2 गोली नहीं खाएंगे तो आपको आराम नहीं आएगा, इसलिए 2 गोलियां खानी जो आपकी ज़रूरी है, और नज़ले ज़ुकाम का जो इलाज आप करें। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात ये भी होता है सर कि अगर आपको नेज़ल कंजेशन हुई हुई है, जिस तरह कि अगर आपको साइटिस है या आपकी नाक जो है नज़ले की वजह से वो ब्लॉक्ड है, तो उस वजह से भी सर में दर्द हो रहा होता है, तो जब इनका ये जो नज़ला है ये ठीक हो जाएगा तो इनका जो सर का दर्द है वो भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि स्टैटिन्स के साथ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इंटरैक्ट करती हैं, तो क्या करना चाहिए एक दिल के मरीज़ को अगर वो किसी मसले के लिए एंटीबायोटिक उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है? तो जिस तरह कि हमने कहा कि एक खातून को बताना चाहिए कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो क्या दिल के मरीज़ को भी डॉक्टर को बताना चाहिए कि मैं दिल का मरीज़ हूँ और इन दवाइयों पर हूँ? जी बहुत, आई थिंक इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो 2-3 चीज़ों का होता है। जो मेडिसिन हैं, एक तो वारफिन अगर आप ले रहे हो तो उनका एंटीबायोटिक के साथ जो है इंटरेक्शन होता है, और वारफिन का जो असर है कम या ज़्यादा हो जाता है। और जो दूसरा है वो आपके एंटीहिस्टामिन्स है। अच्छा। जो नज़ले ज़ुकाम के लिए दवाई लेते हैं उनका ECG के ऊपर, हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, और वो लोग जिनको अरिथमिया होता है उनका अरिथमिया बढ़ जाता है। उस सिलसिले में केयरफुल होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को वेंट्रिकल टैकीकार्डिया हो जाता है या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होती है जो कि जानलेवा हो सकती है। तो वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, वो जो एंटीहिस्टामिन्स है, स्पेशली लॉन्ग एक्टिंग जो देते हैं, जिस दिन में 1 दफ़ा देते हैं और नॉन सेडेटिंग होते हैं, उनका इफेक्ट होता है, वो करना चाहिए। जहाँ तक स्टैटिन्स का है या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ हैं, इनका ऐसा इंटरेक्शन वाला इतना कोई इश्यू नहीं है। हाँ, इनका बेसिकली ये है कि आप देखें कि जिसको हम कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट शुरू करते हैं, उनको अपने जो है वो जिगर के टेस्ट पहले महीने में, हफ्ते 2 हफ्ते में करवा लेने चाहिए। जिगर के टेस्ट कुछ लोगों के ख़राब हो जाते हैं, और वो अगर कोई ऐसा कोई सिलसिला हो, या बायोसाइटस कई दफ़ा मसल्स का कोई मसला होता है, वो कोई हो तो वो ज़रा केयरफुल। वो भी बहुत कम परसेंटेज है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर तो वो ठीक रहती है। कुछ लोगों को दर्दें होती है लेकिन वो स्टैटिन की वजह से दर्दें नहीं होती, उनके नॉर्मल जो रिमेटिज्म होता है या नॉर्मल मसल एक्स एंड पेन्स होते हैं वो होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हमें स्टैटिन्स को बंद नहीं करना पड़ता। ठीक है। हम जो यहाँ पे स्टैटिन की डोज देते हैं बड़ी थोड़ी डोज होती है, 10 मिलीग्राम होता है, 20 मिलीग्राम। बाहर जो है वो 80 मिलीग्राम से वो शुरू करते हैं, और फिर कभी कभी उनका कम जो होता है वो 40 मिलीग्राम होता है। तो हमारे पेशेंट जो है, हम उनकी डोज जो है हम कम इसलिए रखते हैं कि उनको साइड इफेक्ट्स ज़रा कुछ ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन बहुत सारी जो दर्दें होती हैं वो
स्टैटिन की वजह से नहीं होती, जो वैसी रिमेटिज्म की वजह से होती हैं। अच्छा। तो इसलिए स्टैटिन को उसमें बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर स्टैटिन आपके जो है वो लिवर टेस्ट को ख़राब कर रही हैं तो फिर उनको बंद कर देना चाहिए, और बंद करने से लिवर के जो टेस्ट हैं वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। कुछ और स्टैटिन हैं जिनका नहीं असर होता दिल जिगर के ऊपर, वो शुरू कर देने चाहिए। जी सर, फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें आवाम को। जी बिल्कुल। आई थिंक नया साल है और नए साल में आपने अपने आई थिंक दिल को सेहतमंद रखना है, जिस्म को सेहतमंद रखना है, अपनी खुराक जो है सेहतमंद रखनी है, सादा खुराक इस्तेमाल करनी है। सिगरेट नोशी से आपने नया साल का एक ऐद होना चाहिए कि जान छुड़ानी है, और अगर शुगर ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करके रखना है। वेट आपका ज़्यादा है तो वॉक करके कम खा के वेट को आपने कंट्रोल करके रखना है। नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करनी है, और गैर ज़रूरी जो स्ट्रेस है वो नहीं लेना आपने। जी बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि नया साल शुरू हो चुका है, तो नया साल आपका जो है वो इसी तरीके से स्टार्ट होना चाहिए कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने बड़े बूढ़ों की सेहत का ख्याल रखना है, हमेशा खुश रहना है, और कोशिश करनी है कि आपकी वजह से किसी को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने का। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।